आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बहुत प्रताड़ित हो रहा हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से। मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई और इन्होंने मिल करके मेरे से ऊपर जो है ना परेशान करना शुरू किया है। मैं 2-4 महीने में जब भी गांव में आता हूँ, उनको अगर मौका लगेगा तो वो बिना मारपीट करे मानते नहीं। माँ, बड़ा भाई सतबीर और वो बेटा, ये मिल करके मौका देख करके वो, अब जैसे मैं गाँव में रहता हूँ मंदिर, गाँव के मंदिर में, तो वहाँ मंदिर में अगर मैं शांति से वहाँ बैठा हुआ हूँ ना, तो वहाँ भी वो मौका देख करके चुपचाप धक्के से जा करके धोखे से वो पिटाई करना शुरू था। उनकी नीयत में शायद खोट है। पिताजी मेरे बहुत अच्छे थे और बाकी तो पिताजी के चले जाने के बाद तो परिवार नाम का तो मेरा कुछ है नहीं, और मैं तो फिर अपनी ये स्वदेशी के प्रचार प्रसार के। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम आप सभी को। साथियों, आज हमारे साथ हरियाणा की धरती से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है तस्वीर फोगाट जी। तस्वीर फोगाट जी अपने जीवन में 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल यात्रा कर चुके हैं और इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है देश और समाज के लिए। तो तस्वीर फोगाट जी हमारे सामने बैठे हुए हैं यहाँ पे। इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिस कारण से ये राजीव भाई का प्रचार प्रसार करने में इनको बाधाएं आ रही हैं। तो तस्वीर फोगाट जी, आपके सामने ऐसी क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो आपको बाधित कर रही हैं राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करने में? देखिए, मेरे सामने समस्या मेरे घर से शुरू हुई और समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन घर वालों ने इस समस्या को बहुत बड़ा बना के रखा हुआ है। एक तो मेरी शादी हुई थी तो 2000 में मेरे घरवाली जो है वो गुजर गई थी। एक 10 दिन का बच्चा था तो उस समय वो एक्सपायर हो गया। तो उसके बाद 10 साल बाद दोबारा मेरी एक शादी हुई थी 2010 में। तो वो शादी करके जिस दिन से मैं लाया था बीवी अपने घर में, तो उस दिन से मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई मेरी जान के दुश्मन बन गए और उन्होंने जीना हराम कर दिया और उन्होंने बहुत तरह से परेशान किया। तो मेरे घरवाली को भी वो परेशान। अच्छा, तो जो आप आपकी जो पहली शादी हुई थी वो आपकी वाइफ, पहली पत्नी, वो सन 2000 में एक्सपायर हो गई थी। तो आपकी शादी, पहली जो शादी हुई थी वो हुई कब थी? वो हुई थी 1996 में। 1996 में? हाँ। तो 4 साल बाद वो आपकी बीवी एक्सपायर हो गई। एक लड़का है, उससे वो 10 दिन का था, तो उस समय वो स्वाभाविक रूप से पता नहीं क्या किस कारण से, वो भगवान की मर्जी थी, वो एक्सपायर हो गई। अच्छा। तो उसके बाद ये दोबारा 2010 में फिर से। अच्छा, एक लड़का एक्सपायर हो गया था और एक लड़के जीवित हैं अभी? नहीं, वो एक लड़का तो है उस पहले घरवाली से। अच्छा। और दोबारा जो शादी हुई है एक लड़का इससे है, तो लड़के तो दोनों हैं अभी, वो सही है। तो एक्सपायर कौन सा हुआ था? एक्सपायर जो कह रहे हैं 10 दिन? लड़का एक्सपायर कोई नहीं हुआ, घरवाली एक्सपायर। अच्छा, घरवाली एक्सपायर हुई थी। हाँ, पहले जो शादी हुई थी वो घरवाली एक्सपायर हुई। जी जी जी। दोबारा जब ये शादी तो हुई, आपने जो दूसरा विवाह किया वो घर वालों की मर्जी से किया था या घर वालों के विपरीत? घर वालों ने कराई थी दूसरी शादी? शादी तो वो बारात लेके गए थे, घर वालों की मर्जी से ही हुई थी, लेकिन वो अंदर में उनके कुछ और था, उनकी नीयत में शायद खोट है। तो जिस दिन से मैं दोबारा ये शादी करके लाया, तो उस समय से मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई और इन्होंने मिल करके मेरे से ऊपर जो है ना परेशान करना शुरू किया है। और इनका तर्क ये था कि भाई ये जो पहले वाली घरवाली से जो लड़का है, इसका जीवन अब खराब हो जाएगा, तुम्हारी आधी संपत्ति को तो अब ये लेके चली जाएगी। इस तरीके से करके उन्होंने परेशान करना शुरू किया और नतीजा ये हुआ कि 1.5-2 साल बाद एक लड़का हुआ इस घरवाली से भी, दूसरी से, और फिर वो उस बच्चे को लेकर के वो चली गई, क्योंकि इस हद तक इन्होंने परेशान किया था कि वो रह नहीं पाती, मेरे पास में रह नहीं सकती। तो वो तो चली गई, अब उसको 9-10 साल हो गए, वो तो अपने मायके में ही रह रही है, पता नहीं किस हाल में है, कैसे वो जी रही है, कैसे अपना जीवन चला रही है। और इन्होंने यहाँ पे भी मेरी हालत इतनी ख़राब कर दी है कि ना तो ये मेरे को अपना खेत दे रहे हैं बोने के लिए, ना मेरे लड़के से मेरी बात हो रही है जो अभी 23 साल का हो रहा है। 10 साल से मैं तरस रहा हूँ अपने बच्चे से बात करने की। अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ तो कहते हैं कि ये बच्चे को मारना चाह रहा था, और मेरा बड़ा भाई और माँ जो है ना वो मेरे को मारते पीटते हैं, बात भी नहीं होने देते। तो जब मैं इनकी कोई पुलिस रिपोर्ट कराता हूँ तो फिर माँ और ये बड़ा भाई मिल करके और वहाँ जा कर के पुलिस को सेटिंग करके पैसा दे करके और वो अपने मन मर्जी तरीके से करते हैं कि ये लड़के को मारने वाला था, हम इसको ये कर रहे हैं, ये नशे की हालत में था, माँ की गर्दन दबाने की कोशिश कर रहा था, ऐसी ऐसी बातें करके। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये माँ को परेशान कर रहे हो भाई, ये तो सीनियर सिटीजन है और माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। तो मेरी माँ जो है ना वो निकम्मी है इस बारे में, वो झूठ बोलती है और वो झूठे मोह ममता में फंसी हुई और जानबूझकर माँ ने ही मेरा जीवन ये बर्बाद किया है। तो इस तरह से चल रहा है। तो इन्होंने अभी क्या किया कि
एक पुलिस वालों से सेटिंग करके और एक ऐसी मतलब एक प्रार्थना पत्र दिया। अचीना ताल चौकी है हमारे यहाँ की जो, तो वहाँ पर के भी तस्वीर फोगाट का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और ये गांव में झगड़े फसाद करता है और जो है इसकी किसी भी पुलिस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और इस पर गांव के सरपंच ने और कुछ 40-45 और मौजूद लोगों ने जो है अपने दस्तखत करके और ये दिया हुआ है। तो 5 साल से मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। तो अभी कोई भी मेरे साथ झगड़ा करता है, गांव में कोई भी मेरे साथ अन्याय करता है, कोई भी मारपीट करता है और मैं अगर किसी की कोई पुलिस रिपोर्ट करता हूँ तो पुलिस वाले मेरी कोई बात को सुनते नहीं, उल्टा वो मेरे को परेशान करते हैं, कहते हैं पागल की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो वो सेटिंग करके सब चल रहा है मामला। तो मैं सारे बड़े आला अधिकारियों से भी मिला, सबसे बात भी करी, लेकिन पुलिस मेरी किसी भी उसको नहीं सुनी। तो अभी 3 साल पहले जब ये लॉकडाउन लगा था तो उस समय पुलिस ने मेरे को उठाया था मेरे घर से और फिर ले जा कर के उन्होंने मेरे को अच्छी तरह से मारा पीटा था। 10-12 दिन तक वहाँ चौकी में बंधक बना के इन्होंने रखा था। और मेरी एक साइकिल है, म्यूज़िक एम्पलीफायर है और 2 मोबाइल हैं मेरे, अभी भी वो उनके पास में जब पड़े हुए हैं, चौकी में ही रखे हुए हैं अचीना ताल चौकी। तो पिछले 7 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। तो जब भी मैं थाने में जाता हूँ, कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करता हूँ तो मैं लिख करके देता हूँ, तो या तो पुलिस वाले उसको लेते नहीं, कोई रिसीविंग नहीं देते, या फिर लिख के ले भी लेते हैं तो कहते हैं कि जांच चल रही है, या फिर वो कह देते हैं कि हमारे को मिला नहीं, दोबारा से लिख करके दो। फिर मैं जाता हूँ तो एसपी के पास जाता हूँ तो यही कहानी होती है, वो एसपी से वो ट्रांसफ़र होके आती है चौकी में, जांच के लिए चली रहती है जब तक या तो एसपी की बदली हो जाती है या तो एसएचओ को बदल दिया जाता है, या फिर पूरे मामले को दबा देते हैं। या फिर कई बार मैंने मेडिकल भी करवाया है, पिटाई होती है तो मैं मेडिकल करवाता हूँ, तो मेडिकल में भी पुलिस वाले जो है वो जानबूझ करके बयान ही दर्ज नहीं करते और इस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं। तो अभी मेरा 2-3 बार तो ये म्यूज़िक एम्पलीफायर होता है, एक मैं साइकिल में रखता हूँ, गीत संगीत बजता है इसमें, तो 2-3 तो मेरे ये म्यूज़िक एम्पलीफायर भी गांव के लोगों ने बदतमीजी करके छीन के रखे हुए हैं अपने पास में। तो पुलिस वाले मेरी किसी शिकायत पर भी कोई गौर करते नहीं हैं और उल्टा मेरे को वो परेशान करते हैं। कभी भी थाने में बुला लेते हैं, कहते हैं कि 1091 की कॉल है तेरे खिलाफ़, कॉल हो या ना हो, लेकिन उनको जब भी मेरी पिटाई करने का मूड होता है, मन करता है, वो बुला लेते हैं और मारपीट करते रहते हैं। तो मैं जो है इस तरीके से बार बार बहुत इसमें डिस्टर्ब होता है। मैं तो देश के लिए स्वदेशी के प्रचार प्रसार के काम में लगा हुआ हूँ, तो बीच में मेरे को पुलिस वाले कभी भी बुलाते हैं, कभी भी मारपीट करते हैं, तो उससे तो काफ़ी कुछ दिक्कत आती है ना, मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता। आधे से ज़्यादा एनर्जी तो इस काम के लिए खर्च होती है, फिर रोज़ाना मैं कहाँ से इसके लिए पैसा लाऊंगा कि रोज़ मेडिकल करवाऊंगा। और वो मारपीट करते हैं तो उस समय मोबाइल भी टूट जाता है कई बार, और भी बहुत सारे आर्थिक नुकसान होता है। कई बार जेब में पैसे होते हैं, वो कपड़े भी फट जाते हैं, तो वो पैसे का भी नुकसान हो रहा है। और नौबत इस हद तक है कि ना वो मेरा खेत दे रहे मेरे को, ना मेरे लड़के से मेरी बात होने दे रहे हैं, ना मेरी माँ से मेरी कोई बात हो पाती है, और इस तरह से उन्होंने पागल लिख करके मेरा दिया हुआ है। तो मैं बहुत तंग हूँ इस चीज़ से, बहुत दुखी हो रहा हूँ। तो पुलिस वाले जो है वो मेरी किसी बात को सुनते नहीं हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ अपने सभी साथियों से कि वो एक बार मिल करके और इन पुलिस वालों से बात करें कि भाई इनके साथ जो अन्याय हो रहा है तो इसके साथ में उचित कार्रवाई करें, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, और इसके साथ में कुछ न्याय हो। अच्छा भाई जी, ऐसा क्या कारण है जो आपकी माता श्री आपके विरोध में जा रही हैं? बस क्योंकि माँ तो एक यही है ना कि जिस दिन से मैं ये शादी करके लाया ना, दूसरी पत्नी जब आई है तो वो ये कहती है कि ये जो पहले वाला लड़का है अब इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये इसकी आधी संपत्ति को ले जाएगी, और इस तरह की मानसिकता उनके दिमाग में बैठ गई। तो इस वजह से उन्होंने परेशान करना शुरू किया। तो क्या जब आप शादी कर रहे थे तब उन्होंने विरोध नहीं किया था इस चीज़ का कि दूसरी शादी मत कर? नहीं, उन्होंने खुल के तो कोई विरोध किया नहीं था। उनके अंदर मन में कुछ चल रहा था तो वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस समय तो वो खुश थे और उस समय तो उन्होंने कोई आपत्ति किसी ने नहीं बताई। वो बाद में उनके दिमाग में ये बात चली है कैसे करके, वो भाई है मेरा, वो अच्छी नहीं है उसकी नीयत। और वो ज़बरदस्ती मेरे घर आता था और माँ जो है फिर उनको सहयोग कर रही थी, तो काफ़ी कुछ दिक्कत आई है। इस तरह से माहौल में मैं अपनी पत्नी को यहाँ घर पर नहीं रख सकता। तो वो परेशान होकर के इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया है उसके ऊपर में। ये 1-2 मैंने बताई है, बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई है और वो चली गई। तो अच्छा। आज मेरी जो खेत है, मेरी जो संपत्ति है, मेरा जो लड़का है, मेरी किसी भी प्रकार की जो सामाजिक मान्यताएं, उस सब पर भाई ने कब्जा कर के रखा हुआ है।
पागल और ये लिख करके दिया हुआ उन्होंने, तो इसके बाद तो कोई भी मेरे साथ मारपीट करता है, बदतमीजी करता है, तो ये क्या सही चीज़ हो रही है? तो इस तरीके का बहुत कुछ चल रहा, तो इसके लिए ही मैं चाहता हूँ कि भाई इसके लिए थोड़ी सुनाई हो और न्याय हो इसमें। तो मैं अपने कुछ साथियों से निवेदन करता हूँ कि भाई ये जो पुलिस वाले हैं इनसे वो बात करें ताकि उनको थोड़ी इस बारे में समझ आए और न्याय हो। अच्छा, तो गांव वाले आपका इस मामले में सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? देखिए गांव वाले क्या गांव वालों मेरे को साथ हैं, सारे के सारे गांव वाले, हाँ। लेकिन वो गांव का जो एक आपसी माहौल होता है ना कि भाई तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा भाई ऐसा है, गांव में हम इनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। तो गांव के लोग कहते हैं कि भाई पुलिस को आप बुला लो, हम पुलिस के सामने सब कुछ बता देंगे। लेकिन पुलिस वाले जानबूझ करके सेटिंग करी हुई है उन्होंने मिल करके, वो पैसा खा करके, तो पुलिस कभी भी आती नहीं है जानबूझ कर, पुलिस जांच करती नहीं है, पैसा खा करके पुलिस वाले चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2-4-6 महीने में तुम्हारा ट्रांसफ़र हो ही जाना है, तो जो वो मनमर्जी के हिसाब से वो करते रहते हैं लोग। अच्छा, तो अगर आपके सपोर्ट में आ रहे हैं आपके गांव वाले, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने 40 गांव वाले जो हैं, जो आपके विरोध में उन्होंने लेटर दिया, आपने बोला, आप बता रहे थे कि आपके पास लेटर भी उपलब्ध है। धोखा करके उनसे लिखवाया हुआ, उनको सच बता के नहीं लिखवाया हुआ। मेरी उनसे कुछ लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं यार हमारे को तो ऐसा ऐसा नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि हमारा समझौता हो रहा है और ये समझौते के लिए। अच्छा, कि अब वो आप लेटर दिखा सकते हैं जो पुलिस में दिया गया था? हाँ दिखाया, वो मैंने एक RTI लगवाई थी ना कि मैं सब अधिकारियों से भी मिला, और लेकिन उसके बाद भी मेरा कोई काम नहीं बना। तो ये है लेटर, ये मेरे पास में मेडिकल का भी है कागज़, तो वहाँ पुलिस आती है, जैसे ये एक मेडिकल का है ये पेपर है ना, और ये पूरा वो है, ये जो लेटर उन्होंने दिया है ये है पूरा, और इसके पीछे ये जो उनको लिख करके देने वाले जो लोग हैं वो भी हैं, सारे के सारे 40-45 लोग गाँव के सरपंच हैं इसमें, और जो भी मौजूद लोग हैं इन सब के फ़ोन नंबर भी इसके ऊपर में हैं। तो इसमें से ये धोखा करके उनसे लिखवाया हुआ है, नाम और उसका नंबर, बस उनको सच नहीं बताया हुआ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। और मेरे पास में अब इतना पैसा नहीं है, मेरी बात को वो सुनते नहीं है, और वो बस इस RTI के जवाब में उन्होंने ये दिया था कि भाई ऐसे ऐसे है। अभी मैं कोई रिपोर्ट करता हूँ तो वो बस कहते हैं जांच चल रही है, जांच चल रही है, और एक दिन उनका जवाब ये आता है कि तस्वीर उर्फ पालेराम फोगाट का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, और आपने जो आरोप लगाए थे वो सब निराधार। बस इतने ही रिपोर्ट में वो आती है, जो पुलिस रिपोर्ट बना के तैयार करती है। पूछताछ कुछ नहीं करते, कभी किसी को आमने सामने भी वो नहीं कराते हैं पुलिस वाले। बस मैं अगर कभी लिखता हूँ तो वो लेते नहीं, अगर ज़बरदस्ती करके लिखवाता हूँ, अफसर से मिल करके बात करता हूँ, तो वो रिपोर्ट उनकी यही आती है कि आपने जो है जो शिकायत दी थी, आपने जो आरोप लगाए थे वो सब निराधार हैं, और तस्वीर फोगाट का दिमागी संतुलन ठीक नहीं पाया गया। बस सिर्फ एक ही रिपोर्ट आती है और कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार जो है अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ इस तरीके से करते करते। पुलिस के इतने अत्याचार हैं, पुलिस खुल करके मिल करके और ये सब अत्याचार करवा रही है। अच्छा, तो जो आपकी पत्नी है, आपने बोला कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए और वो अपने मायके में रह रही हैं, तो क्या वो आपके सपोर्ट में है? देखिए वो सपोर्ट में तो पूरा है, लेकिन वो यहाँ इस परिस्थिति में आ नहीं सकती हैं, आना नहीं चाहती हैं, रहना भी नहीं चाहती। सपोर्ट में तो वो पूरा है, लेकिन वो यहाँ रहना नहीं चाहती। अच्छा, हाँ, वो इस तरीके की इनकी मानसिकता है ना, वो छोटी छोटी बात में बहुत परेशान करते थे, छोटी छोटी बात को लेकर के भी वो विवाद कर देते थे बिना ही वजह का। तो वो रह नहीं सकती यहाँ पे, इस मानसिकता के लोग हैं, तो इसलिए वो परेशान होकर चली गई। नहीं, जैसे मान लीजिए पुलिस में अगर वहाँ पे कंप्लेंट वगैरह दर्ज की जाए और वहाँ पुलिस वाले हाँ, उनसे पुलिस पूछताछ अगर करें, वहाँ जाए उनका बयान लेने के लिए, हम्म। तो वो बिल्कुल अपना बयान देगी और वो अपने पूरी जो सच्चाई है उसके साथ में। और पुलिस वालों ने मेरे साथ इस तरह से धोखा भी तो किया है ना। अब यहाँ पे जैसे मेरे भाई ने मेरी पिटाई की, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता हूँ, तो पुलिस वाले कहते हैं कि अपनी घरवाली का बयान करवा दो। तो पुलिस वाले मेरे को बोलते हैं कि 50-40 हज़ार रुपये का जुगाड़ कर लो, वहाँ चलते हैं, तुम्हारे बयान लेके आएंगे घरवाली का। करते नहीं हैं वो सिर्फ इस तरह की मतलब मूर्ख बनाने के लिए वो बातचीत करते हैं, उनकी सेटिंग ले करके और पैसा ले करके सेटिंग करके। अच्छा, तो क्या आपके जो आप बता रहे हैं भाई मारने वारने का बता रहे हैं कुछ, तो क्या आपके भाई आपको मारते वगैरह भी हैं? बहुत बुरी तरीके से,
वो ये कहते हैं कि ये जो संपत्ति है तुम्हारे नाम पे, जो ज़मीन है, ये इस लड़के के नाम कराओ, जो मेरा पहले घरवाली से जो लड़का है, और वो लड़का उन्हीं के पास में रहता है, उन्हीं के कब्जे में है। लड़के से मेरी बात नहीं होती है, वो लड़का उनके प्रभाव में है, उनके दबाव में है, और वो लड़का मेरे खिलाफ हमेशा गवाही देता है। लड़के से मेरी कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन लड़का चौकी में जाके पुलिस के सामने कहता है कि हाँ मेरे बाप ने मेरे को मारा। वो सामने नहीं आता, वो ऐसे ही माँ करती है। वो माँ कहेगी मेरी ये गिट्टी बीच रहा था, मेरी गर्दन दबा रहा था, ये है वो है, वो अब शब्द बोलती रहती है, बदतमीज़ी से बात करती रहती है। तो माँ और वो जो है मेरा बेटा है, वो मिल करके गवाही देते हैं, और भाई जो है उसका फ़ायदा उठा करके मेरे को मारता पीटता है। तो मेरा खेत है, मेरा लड़का है, मेरी जो भी संपत्ति है, मेरे कम से कम भी तो 30-35 लाख रुपए मेरे इस भाई ने हड़प रखे। मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई तो इसी भाई के काम पे आई हुई है। इस भाई के पास तो कुछ भी नहीं था, अपना कोई कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आज वो भाई तो करोड़पति बना बैठा है, और मैं यहाँ भूखा मरता फिर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर इस पर कोई सुनाई हो तो सच कुछ और है। तो इसलिए मैं जो है परेशान हो रहा हूँ कि भाई बार बार वहाँ से डिस्टर्ब हो। अब वो मेरे 3-4 बार तो मोबाइल को तोड़ चुके हैं। जब झगड़ा होता है तो वो मोबाइल टूट जाता है, गिरता है, या वो जानबूझ के तोड़ देते हैं, कई बार वो छीन के लिए भी चले जाते हैं। तो उससे काफ़ी दिक्कत आती है ना काम करने में, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं मोबाइल में, तो वो सब चला जाता है, और सुनाई कोई होती नहीं है किसी भी प्रकार। तो आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बहुत प्रताड़ित हो रहा हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से। तो बार बार जब ऐसा होता है तो मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता ना, जो स्वदेशी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य है। तो मुझे जो है अभी तो यही लग रहा है कि एक बार मैं इस समस्या के निपटान के लिए गांव में रहूं। आप भाई जी जो राजीव भाई का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो लगभग कितने समय से कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए हैं आपको करते? वो 8 वर्ष हो गए लगभग। 8 वर्ष हो गए? 8 वर्ष मतलब साइकिल पर चले हुए हो गए हैं, क्योंकि 8 वर्ष पहले से मेरे पिताजी थे, और पिताजी जिस दिन चले गए, उनका स्वर्गवास हुआ, उस दिन के बाद तो इन लोगों ने मेरा घर पे खाना पीना भी बंद कर दिया, रोटी भी नहीं देते, ये खेत में भी नहीं जाने देते, घर पे भी नहीं जाने देते, लड़के से भी बात नहीं करने देते। तो मैंने कहा भाई अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे रह करके, तो मैंने तो अपनी साइकिल ले ली और मैं निकल पड़ा। तो अभी कभी मैं 2-4 महीने में जब भी गाँव में आता हूँ, उनको अगर मौका लगेगा तो वो बिना मारपीट करे मानते नहीं। माँ, बड़ा भाई सतबीर और वो बेटा, ये मिल करके मौका देख करके वो, अब जैसे मैं गांव में रहता हूँ मंदिर में, गांव के मंदिर में, तो वहाँ मंदिर में अगर मैं शांति से वहाँ बैठा हुआ हूँ ना, तो वहाँ भी वो मौका देख करके चुपचाप धक्के से जा करके धोखे से वो पिटाई करना शुरू करते। और हैरत की बात ये है कि सैकड़ों लोग कई बार इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन पुलिस आती नहीं है। और मैं अगर फिर मेडिकल भी करवाता हूँ, किसी से पैसा उधार ले ला करके भी, तो पुलिस वहाँ जाती है। मेडिकल में भी तो पुलिस वाला जो आईओ है वो सीधा सा बोलता है कि तुम्हारे बयान नहीं लिखूंगा, जो करना है करो। फिर ये मामला चलता है तो फिर दोबारा से मैं एसपी के पास जाता हूँ, तो या तो एसपी की बदली हो जाती है, या तो कुछ ना कुछ और बाधा आ जाती है, या वो कहते हैं भाई जांच चल रही है, और फिर वो जांच में रिपोर्ट आ जाती है। पूछते वास्ते किसी से कुछ नहीं है, पुलिस वाले सिर्फ रिपोर्ट भेज देते हैं, जैसा कि वो अभियुक्त उनको करने के लिए बताते हैं। ये है असल। अच्छा, तो आपके जो पिताजी थे वो आपको सपोर्ट करते थे क्या? पिताजी मेरे को सपोर्ट करते थे, पिताजी मेरे पक्ष में थे, और पिताजी तो जब तक मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं। पिताजी मेरे बहुत अच्छे थे, और बाकी तो पिताजी के चले जाने के बाद तो परिवार नाम का तो मेरा कुछ है नहीं, और मैं तो फिर अपनी ये स्वदेशी के प्रचार प्रसार के लिए जीवन लगाता हूँ। लेकिन अभी मेरी जो गांव में है, अब वो मेरे को तो आर्थिक रूप से काफ़ी दिक्कत आई हुई है। अब मैं रोज़ाना किससे पैसा दूँगा? बाहर जब मैं होता हूँ तो बाहर तो समाज के लोग मेरा खर्च उठा लेते हैं, लेकिन जब मैं अपने ही गांव में होता हूँ तो अपने घर पर ही मुझे जाने के लिए, वहाँ तो रोटी के लिए मेरे को दिक्कत आ जाती है कि मैं अपने ही घर पर जाके कहाँ से खाऊँगा। मेरा खेत है वो उनके कब्जे में है, लड़का है वो उनके कब्जे में है, तो इस तरह की दिक्कत आती है। अब मैं कैसे जाऊँ? गांव में किसी और पड़ोसी के घर जाता हूँ तो वहाँ वो जा करके और उनको भी परेशान करना शुरू करते हैं कि इसको यहाँ से भगाओ। इस हद तक वो लोग पीछे पड़े। तो अब मैंने ये पक्का किया है कि अब इनको थोड़ा टक्कर देनी है, और इन पुलिस वालों का और इन जितने भी गांव के जो भी हैं उद्दंडवादी लोग, इन सब का इलाज करना है, और हमें सच के साथ चलना है, और इस चीज़ के लिए हमें लगातार जो है कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं साथियों से इसमें मदद की मांग करता हूं कि अगर कुछ राजीववादी मित्र अगर
मेरी मदद करें और पुलिस वालों से पूछें कि हाँ भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, तो ज़रूर इस काम के लिए बढ़ें। तो ये इस पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ। ये डीजीपी हैं, एसपी हैं, एसएचओ हैं जो चक्कीदार। एक बार दिखा दीजिए जो तो ये नंबर मैंने कैमरे में इस पे दिखा लिखे हुए दीजिए। हैं, ये देखिए आप जी तो इन नंबरों पे अगर आप फ़ोन करके पूछें पुलिस से कि भाई उनके मामले का क्या रहा और उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ़ जो है दोषियों के खिलाफ़ जांच करवाइए, उनको साथ उचित कार्रवाई करवाइए, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें रास्ता निकलेगा और बात बनेगी। जी समझ बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीर फोगाट जी। हम अपने जितने भी साथी हैं उनसे निवेदन करते हैं कि जो देश और समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, ऐसे भाइयों के सामने यदि समस्या आए, यदि क्रांतिकारियों के साथ में समस्या आए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सहयोग करें और सहृदय उनका सम्मान करें। तो सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी ये नंबर दिए गए हैं, एक बार मैं फिर से कॉन्टैक्ट नंबर दिखा देता हूँ। सभी साथी इन पर एक बार फ़ोन करें और फ़ोन करके डीजीपी, एसपी, एसएचओ जो भी एएसआई वगैरह के नंबर दिए गए हैं उनसे पूछें कि आखिर क्या कारण है कि एक देश में रहने वाले क्रांतिकारी को आज भी साइकिल चलानी पड़ रही है। जिस प्रकार से तात्या टोपे के परिवार ने इस देश में चाय बेची, उसी प्रकार से क्रांतिकारी आज साइकिल पे चल रहे हैं और जो गद्दार लोग हैं वो अय्याशी कर रहे हैं सारी, चाहे वो ज़मीन जायदाद हो या करोड़ों की संपत्ति हो, उनका भोग कर रहे हैं और क्रांतिकारी साइकिलों से भटक रहे हैं। तो प्रश्न सोचने का विषय ये है साथियों कि क्या ये देश क्रांतिकारियों का है या गद्दारों का है। इस देश में हर समय से क्रांतिकारियों के परिवारों ने चाय बेची है और जो गद्दार हैं वो शीर्ष पदों पर पहुँचे हैं। तो साथियों आपसे निवेदन है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो और अपने जो भी साथी हैं उनकी मदद करने का हमारा कर्तव्य बनता है। तो सारे साथी एक बार मिल करके इन नंबरों पे फ़ोन करें और भाई तस्वीर फोगाट जी की मदद करें। तस्वीर जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बस यही है, मैं साथियों से अगर ये इस बारे में मदद करेंगे तो हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, स्वदेशी के प्रचार प्रसार को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए बार बार ये निवेदन और ये मदद की मैं ज़रूर कर रहा हूँ, गुहार लगा रहा हूँ, क्योंकि ये देश हित के लिए अब ज़रूरी हो गया है। अगर हमें राष्ट्र के लिए स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना है तो इस तरीके से आधी से ज़्यादा एनर्जी इस काम के लिए खर्च हो रही है। तो हम चाहते हैं कि भाई अपना काम अच्छे से हम करें और पूरी की पूरी एनर्जी मेरी ज़रूरी काम के लिए खर्च हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब लोग इसमें मेरी मदद करें और पुलिस वालों से अगर आप पूछेंगे तो वो ज़रूर इसका रास्ता निकलेगा और समाधान। ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, वंदे मातरम। जय गौ माता, वंदे मातरम।